सप्लाई चेन मैनेजमेंट को। ठीक है, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सबसे पहले ये है कि व्हाट इज़ सप्लाई चेन। सप्लाई चेन बेसिकली होती क्या है? द नेटवर्क ऑफ एक्सटर्नल सप्लायर्स। ठीक है, वो नेटवर्क जो जिसमें एक्सटर्नल सप्लायर्स आते हों, इंटरनल प्रोसेसेस हों, ठीक है, फिर एक्सटर्नल डिस्ट्रीब्यूटर्स हों, उनके दरमियान जो लिंक कनेक्ट करता है आपस में, ठीक है, दैट डिलीवर फिनिश्ड प्रोडक्ट और सर्विस टू कस्टमर, दैट इज़ सप्लाई चेन। बेसिकली सप्लाई चेन क्या है? क्या नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड एक्सटर्नल सप्लायर्स। ठीक है, इंटरकनेक्टेड हैं सब लोग। कौन कौन है? एक्सटर्नल सप्लायर्स हैं जिनसे हम रॉ मटेरियल देते हैं। इंटरनल प्रोसेसेस हैं हमारे मैन्युफैक्चरर्स। एक्सटर्नल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो कि हमारे होलसेल रिटेलर्स हैं। ठीक है, इन तीनों के दरमियान जो एक कनेक्शन है, इंटरकनेक्टेड ये लोग हैं जो, ठीक है, इनके दरमियान जो कनेक्ट कर रहा है इसको, दैट इज़ सप्लाई चेन, दैट आर ऑल वर्किंग टुगेदर टू डिलीवर आ, जो कि क्या काम करने के लिए एक साथ इंटरकनेक्टेड है, दैट इज़ टू डिलीवर अ फिनिश प्रोडक्ट और सर्विस टू द कस्टमर। आ गया तो उसका बेसिक सप्लाई चेन का उसने एक बताया कि बेसिक सप्लाई चेन होती कैसे है, क्या कैसे वर्क करती है। बेसिकली यहाँ पे देखें आपको वुड नज़र आ रही होगी, फिर उसके बाद चेयर है, वो चीज़ें। सप्लायर्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं ये रॉ मटेरियल, ठीक है, कंपोनेंट पार्ट्स, और इसको प्रोवाइड करते हैं मैन्युफैक्चरर को। ठीक है, शिपिंग स्केजुअल्स और आइटम एंड क्वांटिटीज़, ये एक सप्लायर की जो है वो चीज़ें होती हैं जो मैन्युफैक्चर जो है वो से डील करता है। तब वहाँ पे वो डिसाइड होता है कि शिपिंग का स्केजुअल क्या होगा, कब तक उनको रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर को पहुँच जाएगा और क्वांटिटी कितनी चाहिए मैन्युफैक्चरर को। ठीक है, और जो चीज़ वो बेचते हैं वो रॉ मटेरियल कंपोनेंट पार्ट्स होते हैं जिसके मदद से वो आगे फिनिश गुड्स बनाते हैं मैन्युफैक्चरर्स। आगे मैन्युफैक्चरर जो है वो जब चीज़ें उसका पहुंच जाती हैं वो उसके बाद उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद वो नेक्स्ट जो है होल सेलर और वेयर हाउसेस में वो चीज़ पहुंचाता है। ठीक है, ये राइट साइड के ऊपर ये इंफॉर्मेशन फ़्लो है। ठीक है, इंफॉर्मेशन फ़्लो चूँकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों है, और जो गुड्स फ्लो है वो सिर्फ डाउनवर्ड जा रही है। ठीक है, डाउन स्ट्रीम है। गुड्स फ्लो है, पहले ये लकड़ी जो है मैन्युफैक्चरर के पास गई, फिर होलसेलर के पास गई, फिर रिटेलर के पास गई। लेकिन जो सप्लायर है और मैन्युफैक्चरर है ये आपस में अपनी इंफॉर्मेशन फ़्लो को फॉरवर्ड और बैकवर्ड में चलाते हैं। मैन्युफैक्चरर सप्लायर को बताता है, सप्लायर मैन्युफैक्चरर को बताता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद अब सेकंड ये मैन्युफैक्चरर जब होलसेलर को देता है तो गुड्स क्या होती हैं, फिर बेसिक फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चरर होलसेलर को देता है। और इंफॉर्मेशन फ़्लो जो है वहाँ पे ये होती है कि मास्टर प्रोडक्शन, कैजुअल शिपिंग। ठीक है, अब उन्होंने मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर के साथ डील करना है तो स्केड्यूल बनाना है कि यहाँ पे आपको इतनी देर में चीज़ पहुँच जाएगी। डेली करवानी है शिपिंग या फिर मास्टर प्रोडक्शन आपके चाहिए, मतलब कि आप जो है वो बल्क पे लेना चाहते हो। प्रोडक्शन कोटाज होते हैं, मतलब डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि इंफॉर्मेशन फ़्लो आपस में इनका चलता है होलसेलर और मैन्युफैक्चरर का। दैन उसके बाद लास्ट पे जो है कस्टमाइज्ड जो प्रोडक्ट होता है वो होलसेलर से पहुंच जाता है रिटेलर के पास, और रिटेलर और होलसेलर जो है आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। दैट इज़ इन्वेंट्री का स्टेटस क्या है होलसेलर का, कस्टम कॉन्फ़िगरेशंस क्या हैं, पोस्टपोनमेंट स्ट्रेटजी। दैन उसके बाद पी जो रिटेलर है उसके बाद पीओएस डाटा होता है, पॉइंट ऑफ सेल डाटा, जिसके थ्रू होलसेलर जो है ये पता लगा सकता है कि जनाब हम हमें इतने पे इतनी जो है वो चीज़ें जनरेट करनी पड़ेंगी, इतनी चीज़ें हमें मैन्युफैक्चर से और लेनी पड़ेंगी वेयर हाउस को बढ़ने के लिए। कभी क्योंकि कभी डिमांड ज़्यादा होती है तो आपको ज़्यादा चीज़ें लेनी पड़ती हैं। तो पीओएस डाटा जो है आपको बहुत फ़ायदा देता है। दैन उसके बाद प्रमोशनल प्लान्स हैं, और इन्वेंट्री स्टेटस है, और देन जो है कस्टम प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर लास्ट पे हो जाता है कंज्यूमर के पास, और कंज्यूमर भी जो है वो उसका जो, अब आप देखें ये ऊपर नीचे जा रहा है इसका तीर, इसका मतलब है कि कंज्यूमर के पास गुड जाती है तो कंज्यूमर जो है वापस उसको पैसे देता है। ठीक है, यहाँ पे गुड्स जो है आपस में एक दूसरे का फ्लो कर रहे हैं। तो ये बेसिक एक जो है वो सप्लाई चेन का वो है प्रोसीजर कि किस तरह होगा। अच्छा, उसके बाद आता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। क्या होती है कि मैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है बेसिकली क्या करती है, इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। ठीक है, इन्वॉल्व्स मेकिंग डिसीजन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सप्लाई चेन। सबसे पहले ये है कि वो
जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट होती है वो क्या क्या फ़ायदा देती है, ये वो तीन चीज़ें बता रहा है कि एक तो ये डिसीजन करने में रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सप्लाई चेन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट उसके बारे में बताता है। दैन कोऑर्डिनेट करना द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, कि आप मूवमेंट्स ऑफ गुड और डिलीवरी ऑफ सर्विसेज को कोऑर्डिनेट करते हो बिटवीन ईच अदर, जैसे कि होल सेलर जो है वो मैन्युफैक्चर से करता है, मैन्युफैक्चर जो है अपने जिससे रॉ मटेरियल खरीदता है उससे करता है, जो कि हमारे पास था सप्लायर। तो तीसरे पे है हमारे पास शेयरिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन मेंबर्स ऑफ सप्लाई चेन के, जो सप्लाई चेन के मेंबर्स हैं, जो हमारे सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर है, होल सेलर है, रिटेलर है, ये सारे मेंबर्स हैं। तो इनके दरमियान इंफॉर्मेशन शेयर करना ये इसमें मदद करता है। तो ये तीन चीज़ें हैं जो कि सप्लाई चेन मदद करती है करने में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है SCM फैक्टर्स, जो कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट फैक्टर्स हैं, कि वो क्या फैक्टर्स हैं जो कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट को अफेक्ट करते हैं या उससे जो है वो तो ये SCM मस्ट कंसीडर फॉलोइंग ट्रेंड्स, ठीक है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है ना मस्ट कंसीडर, उनको ज़रूरी है कि ये चीज़ों को मद्देनज़र रखें, ट्रेंड्स को, इम्प्रूव कैपेबिलिटीज़ को, रियलिटीज़ को, जो कि कौन कौन सी हैं। यहाँ पे 5 गिवन है, जो कि सबसे पहले है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस एंड कंपटीशन, ठीक है, कि कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन क्या है, पावर हैज़ शिफ्टेड टू द कंज्यूमर, कि जो पावर है वो अब कंज्यूमर के हाथ में आ गई है। इंस्टेड के पहले था कि प्रोडक्शन जितना ज़्यादा प्रोडक्शन कर लो और ज़्यादा आपके पास वो जो है वो आप सेल करो तो आपके पास वो आएगी, प्रॉफिट होगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि आप कंज्यूमर की डिमांड को देखना पड़ता है। ग्लोबलाइजेशन हो गई है कि कैपिटलाइज ऑन इमर्जिंग मार्केट्स, कि इमर्जिंग मार्केट्स के ऊपर लोग जो हैं वो कैपिटलाइज कर रहे हैं, जो बिजनेसेस हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कॉमर्स हमारी इम्प्रूव हो रही है, इंटरनेट इम्प्रूव हो रहा है, हमारा EDI जो है इम्प्रूव हो रहा है। EDI एक जो है वो भला क्या था EDI है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज जो कि हमारा इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए जो है वो यूज़ होता है, बिजनेसेस करते हैं, ठीक है। स्कैनिंग डाटा और इंटरनेट, ये सारा जो है इम्प्रूवमेंट हो इसमें आई है। गवर्नमेंट रेगुलेशंस लाइक ट्रेड बैरियर हमारे कम होते जा रहे हैं। पहले बहुत ट्रेड बैरियर्स थे जिसकी वजह से हमारी जो ट्रेड थी वो इतनी स्मूथ नहीं थी। अब हमारी रोड्स अच्छी हो रही हैं, हमारा कम्युनिकेशन लेवल अच्छा हो रहा है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है उनको सब्सिडी भी देता है, गवर्नमेंट काम कर रहा है ताकि उनका जो है ये ट्रेडिंग स्मूथ हो सके। एनवायरनमेंट इशू जो है, वेस्ट मिनिमाइजेशन जो है वो बड़ा एक इशू चल रहा है। तो अब जो है वो जो प्रोडक्ट्स वगैरह बनाए जा रहे हैं वो मोस्टली इको फ्रेंडली बनाए जाते ताकि जो वो वेस्ट को मिनिमाइज़ किया जा सके। फिर कंपोनेंट ऑफ सप्लाई चेन है, हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं, एक्सटर्नल सप्लायर्स, इंटरनल फंक्शन एंड एक्सटर्नल डिस्ट्रीब्यूटर। तो इंफॉर्मेशन तीनों के दरमियान शेयर होती है, ठीक है। एक्सटर्नल सप्लायर्स जैसे कि हमारे पास वही जो रॉ मटेरियल जिनसे हम लेते हैं। इंटरनल फंक्शन हमारे मैन्युफैक्चर आ जाता है, उसमें हम पैकेजिंग करते हैं, हम उसमें मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और एक्सटर्नल डिस्ट्रीब्यूटर हमारे होल सेल आते हैं। तो एक्सटर्नल सप्लायर्स हमारे कौन है कि प्रोवाइड द नेसेसरी रॉ मटेरियल, ठीक है, सर्विसेज एंड कंपोनेंट पार्ट्स। नेसेसरी रॉ मटेरियल, तीन चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, नेसेसरी रॉ मटेरियल, सर्विसेज एंड कंपोनेंट पार्ट्स। देन उसके बाद सप्लायर आर फ्रीक्वेंटली मेंबर्स ऑफ सेवरल चेन्स ऑफन इन डिफरेंट रोल। ये जो सप्लायर्स हैं वो मेंबर ऑफ सेवरल चेन्स होते हैं, ठीक है। ऑफन हैव डिफरेंट रोल्स, के हर सप्लायर का डिफरेंट रोल हो सकता है, वो हम आगे देखेंगे क्या डिफरेंट रोल्स हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे 3 तरह के सप्लायर्स बताएंगे, टियर 1 सप्लायर है, टियर 2 है, टियर 3 है। जो टियर 3 सप्लायर है ना वो प्रोवाइड करता है टियर 2 को रॉ मटेरियल एंड सर्विसेज, और टियर 2 प्रोवाइड करता है टियर 1 सप्लायर को, फिर टियर 1 सप्लायर आगे मैन्युफैक्चरर को देता है। तो ये डाउन टू जो है वो अब जाती है ये 3 to 1, ठीक है। तो इसमें डायरेक्टली सप्लाइज मटेरियल सर्विसेज टू फर्म दैट डज बिजनेसेस विद द फाइनल कस्टमर। वो ये जो टियर 1 सप्लायर है वो डायरेक्टली सप्लाई करता है मटेरियल को टू द बिजनेसेस जो कि फाइनल कस्टमर के साथ डील करते हैं। तो यही है जो टियर 3 है, तो वो प्रोवाइड करता है टियर 2 को। आगे से एग्जांपल आएगी, हम उसको देखेंगे। फिर उसके बाद इंटरनल फंक्शंस अगर देखें तो हमारे पास वेरी करता है इंडस्ट्री फर्म बट माइट इंक्लूड, हर इंडस्ट्री और फर्म में ये वेरी करता है इंटरनल फंक्शंस, बट इनमें जो कॉमन है वो ये है कि प्रोसेसिंग हर
जो है इंटरनल फंक्शन का हिस्सा है। परचेजिंग है कि आप परचेज करते हो रॉ मटेरियल को। फिर प्रोडक्शन एंड प्लानिंग कंट्रोल है कि आप प्रोडक्शन प्लान करते हो और कंट्रोल करते हो कि आपने कितनी प्रोडक्शन करनी है, कितना आपको फ्यूचर में प्रोडक्शन लेवल चाहिए, तो उसको आप प्लान करते हो और कंट्रोल करते हो अगर ज़्यादा ना हो जाए हमारे पास, मतलब कि टू द पॉइंट हमारे पास प्रोडक्शन लेवल हो। क्वालिटी एश्योरेंस करते हो कि क्वालिटी को जो है वो हम एश्योर करते हैं ताकि कस्टमर जो है फुली सेटिस्फाइड हो सके और जो है वो दोबारा प्रोडक्ट को खरीदे, दोबारा वापस आए। और शिपिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है, प्रोसेसिंग होती है, हम परचेज करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, फिर उसके प्रोडक्शन की प्लानिंग और वो कंट्रोल करते हैं, क्वालिटी को अश्योर करते हैं और देन उसको शिफ्ट कर देते हैं टू होलसेलर। लॉजिस्टिक एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो हमारे पास तीसरा फैक्टर था जो कि था ना ये हमारे पास एक्सटर्नल डिस्ट्रीब्यूटर्स, दैट इज़ लॉजिस्टिक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो लॉजिस्टिक क्या है, बेसिकली गेटिंग द राइट मटेरियल टू द राइट प्लेस एट द राइट टाइम इन द राइट क्वांटिटी, के आप जो है राइट मटेरियल को राइट प्लेस पर और राइट टाइम पर और राइट क्वांटिटी में जब आप प्रोवाइड करो, दैट इज़ लॉजिस्टिक। और इस लॉजिस्टिक में दो तरह की मैनेजमेंट आती है, एक ट्रैफिक मैनेजमेंट होती है और डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। ट्रैफिक मैनेजमेंट ये है कि आप सिलेक्शन करते हो, स्केजुअलिंग करते हो और कंट्रोल ऑफ कैरियर, जो कि हमारे पास ट्रक्स हैं, रेल हैं, फॉर बोथ इनकमिंग एंड आउटगोइंग मटेरियल एंड प्रोडक्ट्स। कि आप देखते हो कि कौन सा जो मेथड है डिस्ट्रीब्यूशन का वो बेस्ट है ताकि हम कस्टमर तक चीज़ पहुंचा सकें। तो हमारे पास सिलेक्शन है, स्केजुअलिंग है, कंट्रोल और मतलब सिलेक्शन करते हैं हम, स्केजुअलिंग करते हैं और कंट्रोल ऑफ कैरियर्स। कैरियर्स हमारे पास दो तरीके के हो सकते हैं, ट्रक्स हो सकता है, रेल हो सकता है, ठीक है, जो कि बहुत इनकमिंग एंड आउट गोइंग मटीरियल्स होते हैं इन प्रोडक्ट्स को, मतलब कि इनकमिंग जो मटेरियल आता है एंड आउट गोइंग हमारा प्रोडक्ट होता है। तो आगे जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट है कि आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो द पैकेजिंग, स्टोरिंग एंड हैंडलिंग ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, आप पैकेज करते हो, स्टोर करते हो, उसको हैंडल करते हो, हैंडलिंग ऑफ प्रोडक्ट इन ट्रांजिट टू द एंड यूज़र। तो आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट जो है लॉजिस्टिक का पार्ट होता है। आगे उसने ना एक डेयरी प्रोडक्ट की सप्लाई चेन को एक्सप्लेन किया। इसमें सबसे पहले आपने नीचे से ऊपर जाना है यहाँ पे कि टीयर 1 जो है, टीयर 3 जो है हमारे पास लंबर कंपनी है, ठीक है, वो वुड प्रोवाइड करती है पेपर मिल को। टीयर 2 सप्लायर जो एक्सटर्नल सप्लायर है, और पेपर मिल से आगे जाता है वो कार्डबोर्ड कंटेनर मैन्युफैक्चर के पास, जो कि मिल्क का जो वो डब्बा है ना वो प्रोड्यूस करता है। तो ये टीयर 1 के पास पहुंच गया है। अगर हम देखें तो डेयरी फार्म जो है वो दूध जो है टीयर 1, खुद एक डेयरी फार्म जो है वो डायरेक्टली सप्लाई करता है रॉ मिल्क टू द इंटरनल फंक्शंस ऑफ द कंपनी, ठीक है। कंपनी रॉ मिल्क लेती है एज अ मटेरियल फ्रॉम टीयर 1 एक्सटर्नल सप्लायर। फिर कंपनी जो है वुड जो है वो लेती है टीयर 3 से, टीयर 2 को देता है पेपर मिल वालों को, पेपर मिल वाले कार्डबोर्ड कंटेनर वालों को देते हैं, देन जो है वो कंपनी तक पहुंचती है। तीसरी चीज़ जो है हमारे पास केमिकल के एक्सट्रैक्शन प्लांट हैं, जो कि केमिकल्स जो नेसेसरी केमिकल्स डलते हैं दूध में, वो हम लेते हैं केमिकल के एक्सट्रैक्शन प्लांट से। वो आगे जाता है केमिकल प्लांट में, केमिकल प्लांट से जो है केमिकल्स सप्लाई होते हैं प्लास्टिक कंटेनर मैन्युफैक्चर, ठीक है। और इसमें चौथी चीज़ है लेबल कंपनी, जो कि एक टीयर 1 सप्लायर है, ठीक है। टीयर 1 सप्लायर जो है डायरेक्टली वो पैकेजिंग ऑपरेशन में जाता है। तो ये सारा जो है चार चीज़ें हैं, जब वो टीयर 1 में पहुंच जाती हैं तो वो कंपनी के इंटरनल फंक्शन में पहुंच जाती हैं। इंटरनल फंक्शन में जो है परचेजिंग होती है, ठीक है, ये रॉ मिल्क परचेज कर रहे हैं, कार्डबोर्ड कंटेनर है और प्लास्टिक कंटेनर है, मिल्क के जो लेबल्स हैं वो परचेज हम कर रहे हैं। दैन उसके बाद हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं, मिल्क की प्रोसेसिंग हो रही है, पैकेजिंग कर रहे हैं, पैकेज मिल्क प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जब सब कुछ हो जाता है हम उसको एक्सटर्नल डिस्ट्रीब्यूटर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। वो होल सेलर जो है रिटेल ग्रोसर्स के पास चल जाता है और दैन पैकेज मिल्क जो है प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंच जाता है। ये इसका एक छोटा सा जो है ये उसने सप्लाई चेन के बारे में बताया है। आगे वर्टिकल इंटीग्रेशन है। सप्लायर जो है वो बेसिकली अब यहाँ पे जो है ना वर्टिकल का मतलब पता ना कि वर्टिकल जो चीज़ होती है, अ मेजर ऑफ हाउ मच ऑफ द सप्लाई चेन इज़ कंट्रोल्ड बाय द मैन्युफैक्चरर, दैट इज़ वर्टिकल इंटीग्रेशन, ठीक है, कि कितना जो है मैन्युफैक्चरर
उसको सप्लाई चेन को हैंडल क्या कहते हैं वो कंट्रोल करता है। दैट इज़ वर्टिकल इंटीग्रेशन। बैकवर्ड होता है और फॉरवर्ड होता है। बैकवर्ड में हमारे पास क्या है कि हम सप्लायर जो होता है जिससे हमने लकड़ी ली है वो बैकवर्ड में आ जाता है। एक्वायरिंग कंट्रोल ऑफ रॉ मटेरियल सप्लायर, ठीक है, कि हमारा कंट्रोल कितना है रॉ मटेरियल सप्लायर के ऊपर हम कितनी अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचा रहे हैं और कितनी अच्छी तरीके से हमारा जो है वो जो रॉ मटेरियल है वो टाइम से और महफूज तरीके से पहुंच रहा है। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन ये हो सकता है कि जो है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उनके साथ हमारी कितना अच्छा लिंक है, उनको हम कितना अच्छा जो है वो हमारा रिलेशन है उनके साथ, ताकि वो हमारे साथ तावन करें हर जगह पे जो है हमारी प्रोडक्ट को पहुँचाएँ। आउटसोर्सिंग है कि हम आउटसोर्स करते हैं चीज़ों को। अब क्या होता है कि एंटेल्स पेइंग थर्ड पार्टी सप्लायर्स, कि थर्ड पार्टी सप्लायर्स को आप पैसे पे करते हो, कि आप जो है ना बेसिकली खुद बनाने के बजाय थर्ड पार्टी को पैसे पे कर देते हो टू प्रोवाइड द रॉ मटेरियल एंड सर्विसेज, जो कि आप खुद भी प्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन आपको प्रोड्यूस करने के लिए नया प्लांट लगाना पड़ेगा, नए लोग चाहिए होंगे, उसकी सारा पूरा एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा अलग से। तो उसकी बजाय आप आउटसोर्सिंग कर लेते हो, आप उसको ट्रेड ऑफ कर लेते हो बिटवीन दीज टू थिंग्स, और रेदर देन मेकिंग दैम इन हाउस। आउटसोर्सिंग जो है अब इंक्रीज हो रही है एज मैनी फिल्म ट्राई टू फोकस देयर इंटरनल ऑपरेशन। अब जो ये आउटसोर्सिंग है इसलिए इंक्रीज हो रही है कि जो कंपनीज है वो बेसिकली अपने इंटरनल ऑपरेशंस को ज़्यादा बेहतर बनाने के तरीके में लगे हुए हैं, ताकि जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को टाइमली पहुंचा सकें और कंपेटिटर से जो है एक एज हासिल कर सकें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इनसोर्सिंग आउटसोर्सिंग जो है वो डिफरेंस आ जाता है कि इनसोर्सिंग आउटसोर्सिंग में कुछ क्वेश्चंस है कि व्हाट क्वेश्चन नीड टू बी आस्क्ड बिफोर सोर्सिंग डिसीजंस आर मेड। इसको आप ऐसे ही आप ऑनलाइन सर्च कर लेना। इस प्रोडक्ट सर्विस टेक्नोलॉजी क्रिटिकल टू फिल्म्स सो सक्सेस, ये कुछ ही चीज़ें हैं। उसके बाद आ जाता है कि परचेजिंग रोल इन एससीएम, के रोल सप्लाई चेन मैनेजमेंट में परचेजिंग का रोल क्या है। परचेजिंग रोल जो है बेसिकली हैज़ अटेंड इंक्रीज्ड इम्पोर्टेंस सिंस मटेरियल कॉस्ट, ठीक है, रिप्रेजेंट 50 और 60%, 50 to 60% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि इसका रोल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि 50 to 60% जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में परचेजिंग का रिप्रेजेंट करता है अपने कॉस्ट को। तो इसमें कुछ चीज़ें आती हैं जो कि इन कंसिड्रेशन लेके आनी पड़ती हैं। एथिक्स को, ठीक है, डेवलपिंग सप्लायर रिलेशनशिप होना अच्छा होना चाहिए, फिर डिटर्मिनिंग हाउ मनी सप्लायर्स हैं हमारे पास, और डेवलपिंग पार्टनरशिप्स विद द सप्लायर्स। तो परचेजिंग रोल जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। दैन उसके बाद पार्टनरिंग विद सप्लायर आ जाता है कि हम जब सप्लायर से पार्टनरशिप करते हैं तो इन्वॉल्व डेवलपिंग अ लॉन्ग टर्म म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप, कि आप लंबे अरसे के लिए एक म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप होता है कि आप दोनों का विन विन सिचुएशन आप करते हो, आपका सप्लायर को भी फ़ायदा होना चाहिए और ख़ुद को भी होना चाहिए। रिक्वायर्ड ट्रस्ट टू शेयर इन्फॉर्मेशन, कि जो मैन्युफैक्चर हैं वो ट्रस्ट करके रिक्वायर उनको सप्लायर को अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि जी हमें इतनी चीज़ें चाहिए या ये चीज़ हम काम करना चाहते हैं, हमें ये रॉ मटेरियल चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज़ जो है वो कहीं लीक होगी तो उसके कंपेटिटर जो है उसके ऊपर जो है वो चीज़ बना सकते हैं। रिस्क होता है कि रिस्क होता है और साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी आ जाती हैं। इन्वेस्टिंग इन कैपेबल टेक्नोलॉजी है, वर्क टुगेदर टू रिड्यूस वेस्ट एंड इनएफिशिएंसी एंड डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये सप्लायर जो है वो मैन्युफैक्चरर एक साथ मिलके काम करता है ताकि वेस्ट मैनेजमेंट कर सके, ठीक है, वेस्ट को रिड्यूस कर सके, इनएफिशिएंसी को ख़त्म कर सके और डेवलप कर सके न्यू प्रोडक्ट्स को। देन एग्री टू शेयर द गेंस, कि आपस में दोनों गेंस को एग्री करते हैं कि हम आपस में जो गेंस वगैरह होंगे हम इक्वली जो है अपने वर्क के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर रहेंगे। आगे आता है रोल ऑफ वेयर हाउसेज है, कि जनरल वेयर हाउसेज का रोल क्या है कि यूज़ फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ गुड्स, के लंबे अरसे के लिए आप गुड्स को स्टोर करने के लिए जनरल वेयर हाउस यूज़ करते हो। डिस्ट्रीब्यूशन वेयर हाउस बेसिकली जो है आगे तीन तरीके के हो सकते हैं, कि ट्रांसपोर्टेशन कंसोलिडेशन उसमें आता है कि आप कंसोलिडेट जो है करते हो लेस ट्रक लोड को, ठीक है, टू इनटू ट्रक लोड डिलीवरीज, ठीक है। देन उसके बाद प्रोडक्ट मिक्सिंग है कि प्रोडक्ट मिक्सिंग लेस ट्रक लोड। उसके बाद अच्छा हम कह रहे थे कि ट्रक लोड जो है
कंसोलिडेट लेस ट्रक लोड जो है एक कॉमन स्ट्रेटजी है ताकि अपने जो है वो ऑप्टिमाइज़ कर सको अपने डिलीवरी को। और उसके बाद प्रोडक्ट मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग आ जाता है क्या ग्रुप करते हो मल्टीपल आइटम्स को फ्रॉम वेरियस सप्लायर्स। और उसके बाद लास्ट पे इम्प्रूव सर्विस, क्या आप रिड्यूस करते हो रिस्पॉन्स टाइम को ताकि जो है आपका उसमें बेनिफिट हो सके। फिर इंफॉर्मेशन सप्लाई दोबारा से आए थे, इंफॉर्मेशन फ्लो कैसे जाता है इन सप्लाई चेन। कस्टमर से रिटेलर के पास इंफॉर्मेशन जाती है, रिटेलर जो है डिमांड रिटेलर्स डिमांड इंफॉर्मेशन ओनली फ्लोज टू लोकल डिस्ट्रीब्यूटर। लोकल डिस्ट्रीब्यूटर के पास इंफॉर्मेशन जाती है उसकी डिमांड, ठीक है, वो फिर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास उसकी डिमांड जाती है। और मैन्युफैक्चर जो है उसके बाद जो है वो मैन्युफैक्चर से रब्ता करते हैं और उनके पास डिमांड पहुंच जाती है। इन डिमांड इंफॉर्मेशन इज़ फार रिमूव फ्रॉम एक्चुअल कस्टमर डिमांड। तो ये इंफॉर्मेशन फ्लो है इसका। इंफॉर्मेशन शेयरिंग अगर देखें तो सप्लाई चेन पार्टनर कैन बेनिफिट बाय शेयरिंग इंफॉर्मेशन ऑन सेल्स, डिमांड फोरकास्ट, इन्वेंट्री लेवल्स एंड मार्केटिंग कैंपेन्स। जो है सप्लाई चेन पार्टनर्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे का फ़ायदा कैसे कर सकते हैं बाय शेयरिंग इंफॉर्मेशन। फोरकास्ट इंफॉर्मेशन हो सकती है, सेल के ऊपर हो सकती है, डिमांड के ऊपर हो सकती है, इन्वेंट्री लेवल्स के ऊपर हो सकती है, मार्केटिंग कैंपेन्स के ऊपर हो सकती है, जिससे क्या हो सकता है उनका बेनिफिट हो सकता है। इन एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो है वो लेड करती है टू द बुलविप इफेक्ट। बुलविप इफेक्ट क्या है बेसिकली ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि इफ इंफॉर्मेशन इज इवन शेयर्ड एवरीवन हैज़ टू गैस व्हाट इज गोइंग ऑन डाउनस्ट्रीम। अब आगे जब आप इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे तो उनको गैस करना पड़ेगा। गैस करने से क्या होगा, इट विल लीड टू द टू मच इन्वेंट्री होगी या फिर टू लिटल। ज़्यादा बहुत ज़्यादा है तो आप सेव कर लोगे, या तो या बहुत ज़्यादा कम आपके पास होगी, आप जो है कस्टमर की डिमांड को टाइमली मीट नहीं कर सकोगे। दैन उसके बाद मूविंग अप द सप्लाई चेन फ्रॉम एंड कंज्यूमर टू रॉ मटेरियल सप्लायर। ईच सप्लाई चेन participant has greater observed variation in demand and thus greater need for safety stock। इसमें क्या कहता है कि मूविंग अप द सप्लाई चेन फ्रॉम एंड कंज्यूमर, कि आप सप्लाई चेन को एंड कंज्यूमर से रॉ मटेरियल की तरफ जब आप मूव करवाते हो, ठीक है, और रॉ मटेरियल सप्लायर हो गया। ईच सप्लाई चेन जो पार्टिसिपेंट होता है हैज़ ग्रेटर ऑब्जर्व वेरिएशन, उनके सामने जो है वो बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करते हैं कि कितनी वेरिएशन आ रही है डिमांड के अंदर। और थस ग्रेटर नीड फॉर सेफ्टी स्टॉक, कि आप सेफ्टी के लिए ना स्टॉक अपने पास लगा के रखते हैं कि भाई इस सीजनल जो ऊपर नीचे डिमांड होती है ना उसके ऊपर आप जो है वो अपने पास स्टॉक से संभाल के रखते ताकि जब ज़रूरत आए तो आप उसको इस्तेमाल कर सको। इन पीरियड्स ऑफ राइजिंग डिमांड डाउन स्ट्रीम जो है पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, डाउन स्ट्रीम पार्टिसिपेंट कौन कौन से हैं हमारे पास, जो ये आते हैं ना, ये मैन्युफैक्चरर हो गया, होल सेलर, रिटेलर, ठीक है। इन पीरियड ऑफ राइजिंग जब डिमांड राइज करती है डाउन स्ट्रीम के जो पार्टिसिपेंट्स हैं इंक्रीज करते हैं अपने ऑर्डर को ऊपर की तरफ। और इन पीरियड्स ऑफ फॉलिंग डिमांड ऑर्डर्स फॉल और स्टॉप देयर बाय नॉट रिड्यूसिंग इन्वेंट्री। लेकिन जब डिमांड फॉल करती है तो ऑर्डर रुक जाते हैं या फिर वो जो है वो इन्वेंट्री को लेकिन रिड्यूस नहीं करते, इन्वेंट्री अपने पास वैसी की वैसी रहती है। तो इस वजह से इन्फॉर्मेशन शेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करोगे तो आपके पास इन्वेंट्री ज़्यादा पड़ी रह जाएगी। तो शॉर्ट सर्किट जो है अगर आपने बुलविप को करना है, अगर आपने इसकी ट्रीटमेंट को यूज़ करना है, ट्रीटमेंट करनी है इसकी, तो मेक इन्फॉर्मेशन ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन किस तरह बनाई जा सकती है, एडीआई के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज जो कि सपोर्ट करता है जस्ट इन टाइम सप्लाई रिप्लेनिशमेंट, ठीक है, कि सप्लाई को टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है कि अब जो है वेयर हाउस में इतना माल रह गया है तो अब जो है हम इनको नया माल तैयार करके दे देते हैं या फिर नया माल तैयार करने लग जाते हैं ताकि वो जो है जब वो ऑर्डर करें तो हम उसी वक्त भिजवा दें। यूज़ बार कोड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग टू कैप्चर एंड शेयर पॉइंट ऑफ सेल डाटा, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो रिटेलर्स हैं वो टाइम टू टाइम बता सकेंगे कि जी अब हमारे पास इतना जो है सामान रह गया है, तो जो वो लिमिट होती है उस लिमिट के बाद उनको खुद ही जो है वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है होलसेलर को। होलसेलर भी देखता है कि इतने की अब डिमांड है या इतने चीज़ें कम हो गई हैं, दोबारा से रीस्टॉक करना, तो आगे वो रीस्टॉक कर देता है। इम्प्रूव डिमांड
फोरकास्ट एक्यूरेसी यूजिंग द राइट मेथड टू प्रोजेक्ट डिमांड, कि डिमांड फोरकास्ट एक्यूरेसी को इम्प्रूव करता है। इम्प्रूव करने से ये होता है कि यूजिंग द राइट मेथड, कि आप राइट मेथड को यूज़ करके अपनी डिमांड फोरकास्ट की एक्यूरेसी को इंक्रीज़ कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो टू प्रोजेक्ट द डिमांड। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज का बताया हुआ कि वो क्या होता है। एनेबल द सप्लाई चेन विजिबिलिटी यूजिंग कंप्यूटर टू कंप्यूटर लिंक्स, ये बेसिकली बताया हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज कैसे काम करता है, क्या चीज़ है। उसके कुछ बेनिफिट्स हैं कि क्विक ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन, रिड्यूस पेपर वर्क एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इम्प्रूव डाटा एक्यूरेसी एंड ट्रैक कैपेबिलिटी। ठीक है, जल्दी आपकी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो जाती है, आप उसको जो है अपने पेपर वर्क को आपका कम हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन भी इतनी नहीं करनी पड़ती आपको, आपका डाटा एक्यूरेसी इंक्रीज़ हो जाती है और ट्रैकिंग कैपेबिलिटी अपनी इंक्रीज़ हो जाती है कि आप ट्रैक कर सकते हो अपने डाटा को, अपने सामान को कहाँ तक पहुँचा। और लास्ट में हमारे पास आ जाते हैं इंटीग्रेटेड SCM, दैट इज़ कि आप EDI को जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट को इंटीग्रेट कर देते हो अपने सिस्टम के अंदर। तो इम्प्लीमेंटिंग करने का जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि एनालाइजिंग द होल सप्लाई चेन, सो होल सप्लाई चेन को एनालाइज करना, उसके बाद स्टार्ट करना बाय इंटीग्रेटिंग इंटरनल फंक्शंस। सबसे पहले आपने इंटरनल फंक्शन से स्टार्ट करना है इंटीग्रेशन करना, ठीक है। और इंटीग्रेशन जो है एक्सटर्नल सप्लायर थ्रू पार्टनरशिप्स के थ्रू आप एक्सटर्नल सप्लायर्स को इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट जो है पॉसिबल जो सप्लाई चेन के ऑब्जेक्टिव है वो ये कि आप बेसिकली कॉस्ट को रिड्यूस करते हो, ठीक है। इम्प्रूव क्वालिटी, ठीक है, आप जो कि आप क्वालिटी एश्योरेंस भी करते हो। लीड रिड्यूस लीड टाइम एंड इन्वेंट्री, कि इन्वेंट्री को आप रिड्यूस कर सकते हो, जितना आपको चाहिए उतना आप रखते हो। टाइम एक्यूरेसी को आप टाइम को जो है वो कम कर सकते हो। रिड्यूस टाइम टू मार्केट, कि मार्केट तक चीज़ पहुंचने में टाइम जो है वो उसको रिड्यूस कर सकते हो। इंक्रीज सेल्स और इम्प्रूव डाटा डिमांड डाटा एंड फोरकास्टिंग। सो ये हमारे पास जो है ओवरऑल इसका रिव्यू था।